तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो सू हुयान होता है वो सोनिंग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पैरों को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा जिसके बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनकर अब जो सोनिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए शोयान से बोलती है कि ब्रदर शोयान, क्या आप सच बोल रहे हो? जो सुनकर शोयान उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो शोयान होता है वो सोनिंग को वहाँ से ले जाने लगता है और वो उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो इसीलिए तुम्हें अब आराम करना चाहिए। जो सुनकर सोनिंग भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब जो शोयान होता है वो भी सोनिंग को उसके रूम के अंदर छोड़ के अपने रूम के अंदर आ जाता है। वो जैसे अपने रूम के अंदर आता है उसे अपनी पास्ट की बात याद आने लगती है, जहाँ पर कि अब उसे याद आता है कि कैसे उसे तीनों एम्पररों ने मिलकर मारा था। और अब इस चीज़ को याद कर जो शोयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वे तीनों बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ तो वे तीनों मुझे मारने के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन पावरफुल बनने के लिए सबसे पहले मुझे इस बॉडी के बारे में अच्छे से समझना होगा और जानना होगा कि आखिर इस बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जिससे कि मैं जल्द से जल्द पावरफुल बन सकता हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो शोयान होता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अब वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस जगह पर अभी मैं हूँ इसे इटर्नल कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जहाँ पर कि जितने भी मार्शल आर्ट है वे सभी अपने मार्शल आर्ट का यूज कर यूनिवर्स के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और जहाँ पर मैं पहले रहा करता था उसका नाम लैंडिंग कॉन्टिनेंट था, जहाँ पर की कल्टीवेशन के टोटल 9 रियलम थे, जिनमें से पहले का नाम गैदरिंग रियलम, दूसरे का अवेकनिंग रियलम, तीसरे का फाउंडेशन रियलम, चौथे का सेलेस्टियल फॉर्मेशन रियलम, पांचवा सेलेस्टियल मिस्ट्री रियलम, छठा कियोस रियलम, सातवां इटर्नल एडवांस रियलम, आठवां स्टेलर रियलम और 9वें नंबर पर डिवाइन जेंट रियलम आता था। लेकिन अभी अगर यहाँ की इटर्नल कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो कल्टीवेशन के रियलम है इन्हें भी टोटल 9 भागों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे पहले क्यूआई गैदरिंग स्टेज आता है, दूसरे पे क्यूआई फॉर्जिंग रियलम, तीसरे पे मार्शल अवेकनिंग रियलम, चौथे पे मार्शल एनहेंसमेंट रियलम, पांचवे पे सोल इल्यूमिनेशन रियलम, छठे पे सोल मिस्ट्री रियलम, सातवें पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम, आठवें पे एनर्जी ट्रांसटेट रियलम और नौवे पे ट्रांसटेट ओवरऑल रियलम आता है। और ये जो 9 के 9 रियलम है इनमें भी टोटल 4 लेवल होते हैं, जिनमें से पहला एलिमेंट्री, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा अपर, चौथा सीनियर होता है। और यही रीज़न है कि मैंने उस हान पोंग को केवल एक ही अटैक में नॉकआउट कर दिया था, क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है वो केवल अभी अवेकनिंग स्टेज पर ही है। और अगर वहीं मेरी बात की जाए तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन छोड़ो, अभी ये कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना होगा, जिसके लिए मुझे इंटरनल एनर्जी को गैदर करना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सकूँ। और इतना बोलकर अब जो शोयान होता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद हम देखते हैं कि जो शोयान होता है वो ब्रेक थ्रू कर सेलेस्टियल फाउंडेशन रियलम के एलिमेंट्री लेवल पर आ जाता है। और अब इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करने के कारण जो शोयान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर अपनी बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं इतनी सी देर ही कल्टीवेशन करने के कारण सेलेस्टियल फाउंडेशन रियलम के एलिमेंट्री लेवल पर आ चुका हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि इस पावर के साथ में जो मार्शल अवेकनिंग होने वाली है उसके अंदर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी। और शोहान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। और वो वहाँ पर आने के बाद शोहान से बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। जो सुनकर अब जो शोहान होता है वो ग्रेट एल्डर की तरफ देखने लगता है और वो ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बॉडी की मेमोरी के हिसाब से जो ग्रेट एल्डर है उनका नाम शीमो है और इनका जो पास्ट है वो दूसरे सेक्ट के एल्डरों से बहुत अलग रहा है। और शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही हम 20 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो शू हुयान के ग्रैंडफादर होते हैं उन्होंने जो ग्रेट एल्डर होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया होता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो शू फैमिली के रूल को फॉलो नहीं करेगा उसकी शू फैमिली को कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि जो शू फैमिली के हेड का वो डिसीजन था वो सच में बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि उसके उस डिसीजन के कारण जो ग्रेट एल्डर था उसने उसी दिन शो फैमिली को छोड़ दिया और उसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया, जहाँ पर कि उसने मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर खुद को ट्रेन किया। और खुद को जिंदा रखने के लिए जो ग्रेट एल्डर था उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। वो अपनी फैमिली के अंदर वापस लौटना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि जो उसकी फैमिली है वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और वहीं दूसरी तरफ जो शू फैमिली थी वो टाइम के साथ साथ कमज़ोर होती गई और उसी के साथ उसके जितने भी पावरफुल लोग थे वे सभी भी मर गए और आखिरी में जो शू हुयान था उसे सैक मास्टर की पोजीशन पर बिठाया गया। लेकिन जो शू हुयान था वो यंग होने के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी था, इसीलिए जो शू फैमिली थी उसके अंदर पोजीशन पाने के लिए उसके अंदर ही फाइट होना स्टार्ट हो गई, जिस कारण शू फैमिली के अंदर और भी ज़्यादा क्योस मचने लगा।
लेकिन कुछ सालों पहले ही जो ग्रेट एल्डर थे वो फॉरेस्ट के अंदर से ट्रेनिंग कर वापस अपनी फैमिली के अंदर लौटे और अब उनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि कोई भी उन्हें फैमिली के अंदर आने से रजिस्ट नहीं कर सकता था और इसीलिए उन्हें फैमिली के प्रोटेक्टर के रूप में ग्रेट एल्डर बना दिया गया। और अब अगर मेरी बॉडी की बात की जाए तो ये वुशुआन की बॉडी है जो कि केवल 16 साल की है और अब इसके अंदर मैं आ चुका हूँ जिस कारण अब मेरी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका तो मतलब नॉर्मल सा है कि जो ग्रेट एल्डर है वो मेरे ऊपर शक तो करेगी ही। और शूहान की इतना सोचते के साथ ही हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि शूहान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने हॉल के अंदर जिस स्किल का यूज़ किया था उस स्किल को देखकर तो सच में भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया था। और इतना सोचकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शूहान से बोलते हैं कि तुमने जिस तरह से अपनी एनर्जी को अपनी फिंगर में गैदर कर उसका इस्तेमाल किया था, मुझे इस चीज़ के बारे में एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आगे तुम्हें ये टेक्निक कैसे आती है। जो सुनकर अब जो शूहान होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, ये तो आप भी जानते हो कि मैं बचपन से ही टैलेंटेड रहा हूँ और इस टेक्निक के बारे में मैं बहुत पहले से ही जानता था। लेकिन जब ग्रेट फादर को पॉइजन दिया गया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपनी टेक्निक को हाइड कर रखूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मुझे मारना चाहते थे। तो इसीलिए पिछले 3 साल से छुपकर मैं अपनी कल्टीवेशन को कर रहा था। लेकिन आज जो सर्वेंट शू शैंग है उसने मुझे डेड पॉइजन देने की कोशिश की थी ताकि वो मुझे मारकर शू फैमिली का हेड बन सके। इसीलिए अब मेरे पास में कोई भी दूसरा तरीका नहीं बचा है। अब लोगों को मुझे अपनी पावर दिखानी होगी ताकि सबको पता लग सके कि मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या उस सर्वेंट शो गैंग ने तुम्हें पॉइजन देने की कोशिश की है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचते हैं कि इसका मतलब जो शो हुयान है वो पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहा था एक सही मौके का ताकि वो अपनी पावर को दिखा सके। अब मुझे लगता है कि जो मेरी शो फैमिली है इसकी जो ग्लोरी थी वो दोबारा से वापस आने वाली है क्योंकि जो शो हुयान है वो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और जब ये यहाँ का हेड बन जाएगा तो हमारी शो फैमिली भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। और इतना सोचकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो शूहान से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि प्लीज़ यंग मास्टर मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे केयरलेस होने के कारण ही आपके साथ में ऐसा हुआ। अगर मैं केयरलेस ना होता तो वो कभी भी आपको पॉइजन ना दे पाता। जो सुनकर अब जो शूहान होता है वो ग्रेट एल्डर को रोकते हुए उससे बोलता है कि ग्रेट एल्डर, आपको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ था, हमें अब फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। और वैसे भी बात रही उस सर्वेंट शो गैंग की तो एक बार सेरेमनी को ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद मैं उसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सबक सिखाने वाला हूँ। जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो शूहान से बोलते हैं कि यंग मास्टर शूहान, आप केवल मार्शल अवेकनिंग स्टेज पर हो और वहीं अगर हांडू की बात की जाए तो वो मार्शल इन्वेंस्ड रियलम पर है, तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और रही बात इस शू शैंग की तो इसे मैं निपट लूँगा, इसकी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मार्शल अवेकनिंग रियलम और जो सेलेस्टियल फाउंडेशन रियलम है ये दोनों एक ही रियलम है, बस इनके नाम अलग है। क्योंकि जिस कॉन्टिनेंट के अंदर शूहान पहले रहा करता था वहाँ पर 3rd लेवल को सेलेस्टियल फाउंडेशन रियलम कहा जाता था और जिस कॉन्टिनेंट के अंदर शूहान अभी है वहाँ पर इसे 3rd लेवल को मार्शल अवेकनिंग रियलम कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। तो अब हमारा ये जो एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।